सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पूरा का पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। तो देखते हैं हमें क्या क्वेश्चन में है। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। यदि इसे 4.5% कर दिया जाता तो बाजार में तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता। तो देखते हैं, पहले करते हैं इसका पोस्टमार्टम। मुद्रा नीति समिति, जो मुद्रा नीति समिति है इसकी स्थापना कब होती है? मुद्रा नीति समिति की स्थापना 2016 में होती है। कब होती है? 2016 में। और मुद्रा नीति समिति है, इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? मुद्रा नीति समिति में कितने मेंबर होते हैं? इसमें होते हैं 6 मेंबर। 6 मेंबर होते हैं टोटल। जो 3 मेंबर है इसके अंदर वो तो आरबीआई के होते हैं, और जो 3 मेंबर है वो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। और जो ये 3 मेंबर है आरबीआई के, ये कौन कौन है? नंबर 1 पहला है शक्तिकांत, दूसरा है माइकल पात्रा, और तीसरा है एम के सागर। और याद रखना, जो शक्तिकांत है ये आरबीआई के गवर्नर है, और माइकल पात्रा ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। इस बात को ध्यान रखना। और जो 3 मेंबर भारत सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए हैं वो कौन से हैं? एक वर्ड याद रखना जिसका नाम है सजा। सजा से क्या बनेगा? स से बनेगा संसाक भिड़े, और जैसे बनेगा जयंत वर्मा, और आ का डंडा है ऐसे बनेगा असीमा गोयल। ये भारत सरकार द्वारा हाल ही में क्या किए गए हैं? नियुक्त किए गए हैं। और भारत सरकार जो मुद्रा नीति समिति है इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर। कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर जो है इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है। आगे जो मुद्रा नीति समिति है, जो मुद्रा नीति समिति का उद्देश्य क्या है? मुद्रा नीति समिति का हर 2 महीने में एक बार मुद्रा नीति जारी करना जो है इसका उद्देश्य होता है। और हर 2 महीने में एक बार जारी हो गई तो साल में कितनी हो गई? 6। साल में कितनी हो गई? 6 बार मुद्रा नीति जारी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो ये रेपो रेट है, ये रेपो रेट होता क्या है? ध्यान दे लेना, रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेपो रेट कितना है? 4% है। ये होता क्या है रेपो रेट? अब देखो, मान लो ये क्या है? आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और ये क्या है? कोई भी अनदर्स बैंक है, दूसरा बैंक है। जो ये आरबीआई बैंक है और ये दूसरा बैंक है, ये बैंक क्या करेगा? इस रिजर्व बैंक इंडिया से क्या लेगा? लोन लेगा, कुछ पैसा लेगा, लोन लेगा। और जब ये बैंक आरबीआई के पास कहा कि हमें कुछ पैसा चाहिए, क्या चाहिए? कुछ पैसा चाहिए, तो आरबीआई ने कहा कि हाँ मैं ब्याज लूंगा। आरबीआई ने क्या कहा इस बैंक को कि मैं क्या लूंगा? ब्याज लूंगा। और इसी ब्याज की दर को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। क्या बोलते हैं? इसी ब्याज की दर को रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है। इसी ब्याज की दर को देखो, दर हम बोलते हैं ना भाई 4% लगेगा, 6% लगेगा, 10, 12%। 12% में 1 रुपये सैकड़ा होता है। अब देखो, ब्याज की दर जो है वही रेपो रेट होती है। क्या होती है? वही रेपो रेट होती है। अब देखो, जो ब्याज की दर तो रेपो रेट हो गई, लेकिन एक बात ध्यान दे लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अपना? भाई इसकी तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसको अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे, तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या कह रहा आरबीआई? अब 4.5% कर दिया जाए। अगर आरबीआई ने मान लो अपनी ब्याज दर 4.5% कर दी, तो इसका मतलब जो बैंक को लोन मिलेगा, यानी बैंक को ब्याज क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर बैंक को ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, और जो ये बैंक है, इस बैंक में कोई न कोई क्या जाएगा? नागरिक जाएगा लोन लेने के लिए। अब लोन लेने के लिए इसके पास गया तो ये क्या करेगा? ये भी महंगा देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसको ऊपर से ही महंगा मिल रहा ब्याज, ऊपर से ही महंगा लोन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी इस नागरिक को क्या देगा? महंगा देगा। और इस नागरिक को महंगा देगा
तो इसका मतलब ये नागरिक क्या लेगा, कम से कम ब्याज लेने की कोशिश करेगा। अगर ये कम से कम ब्याज लेने की कोशिश करेगा तो इसकी जेब में पैसा क्या आएगा, कम आएगा। और जो जेब में पैसा कम आएगा इसी को हम क्या बोलते हैं, तरलता में कमी। यानी जेब में पैसा कम आएगा तो इसका मतलब बाजार में क्या होगा, बाजार में जो कैश है वो कम होगा, बाजार में कैश कम होगा। और बाजार में कैश कम होगा तो इसका मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, तरलता में कमी आएगी। क्या आएगी, तरलता में कमी आएगी। और तरलता में कमी आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो मुद्रास्फीति है वो क्या होगी, कंट्रोल होगी। तो इसमें क्या होगा, अगर ज़्यादा कर दिया जाए, मैंने ज़्यादा ही का बताया पूरा डिटेल, तो 4.5% कर दिया जाए तो इसका मतलब तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तरलता घटेगी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों देखो अपना दूसरा क्वेश्चन है, भासान चार द्वीप किस देश में स्थित है जहां रोहिंग्या शरणार्थियों का नया आश्रय स्थल बनाया जा रहा है। अब मैप देखकर आपको पता ही चल गया होगा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बांग्लादेश। अब देखो ये होता क्या है, रोहिंग्या जो शरणार्थी है, अब देखो इस मैप के अंदर देखो, सारा इस मैप के अंदर डिटेल है, जो भी डिटेल है इस मैप के अंदर ही मिलेगी आपको। ये क्या है दोस्तों, ये है बांग्लादेश और ये इसकी राजधानी है ढाका। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक म्यांमार देश है, क्या है, म्यांमार देश है। अब देखो जो इस म्यांमार के अंदर क्या है, एक रखाइन नाम का प्रांत है, क्या है, रखाइन नाम का प्रांत है। अब होता क्या है, जो रोहिंग्या शरणार्थी है वो कहाँ पर रहते थे, वो म्यांमार के अंदर रहते थे। लेकिन क्या हुआ, जो रोहिंग्या प्रांत है ये इस्लामिक धर्म को मानते थे, किसको मानते थे, इस्लामिक धर्म को। लेकिन म्यांमार के अंदर जो लोग रहते हैं अधिकतर क्या है, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो ये बौद्ध धर्म को मानने के कारण इन्होंने कहा कि ये बाहरी अक्षेत्र से आए हैं। कौन, रोहिंग्या शरणार्थी जो है ये बाहरी अक्षेत्र से आए हैं, इनको म्यांमार की यानी हमारी नागरिकता नहीं मिलेगी या हमारी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो शरणार्थी यानी जो ये रोहिंग्या शरणार्थी है ये यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं कोएक्स बाज़ार में। कहाँ पे चले जाते हैं, ये कोएक्स बाज़ार में चले जाते हैं, जो कि कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर है। अब क्या होता है, जो ये कोएक्स बाज़ार है यहाँ पर जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है, कौन, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है जिसका नाम क्या है, शेख हसीना जुल्फों वाली। ये शेख हसीना क्या कहती है, ये कहती है कि इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करो कोएक्स बाज़ार से, इसको कोएक्स बाज़ार से ट्रांसफ़र करके इनको कहाँ पर भेज दो, भासान चार द्वीप पर भेज दो। और ये वाला पार्ट ये छोटा है, यही है भासान चार द्वीप। और जो भासान चार द्वीप है इसका जो है ये यहाँ पर चले जाने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो भासान चार द्वीप है यहाँ पर खाली स्थान है, यानी ये अक्षेत्र खाली है, यहाँ निर्जन है, यहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं। तो शेख हसीना ने कहा कि यहाँ कोई लोग नहीं रहते, इनको कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ भासान चार द्वीप पर क्या कर दो, ट्रांसफ़र कर दो। अब क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री है वो कह देती है कि इनको कहाँ पर कर दो ट्रांसफ़र, यहाँ पर कर दो। और अब कहाँ पर रहते हैं, जो ये रोहिंग्या शरणार्थी है अब ये कोएक्स बाज़ार में रह रहे हैं, लेकिन इनको ट्रांसफ़र कहाँ किया जाएगा, भासान चार द्वीप पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब देखो जो भासान द्वीप है यानी जो भासान चार द्वीप है ये किस नदी के किनारे है, ये मेघना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, ये मेघना नदी के किनारे है। अब जो शेख हसीना है इसको कौन सा अवार्ड मिला है, इसको मिला है अंतर्राष्ट्रीय, नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय, देखो अब्दुल कलाम से याद रख लेना आप, कलाम, अंतर्राष्ट्रीय कलाम अवार्ड से किसको नवाजा गया है, किसको दिया गया है, शेख हसीना को दिया गया है। यानी जो अब्दुल कलाम अवार्ड से पुरस्कृत किसको किया गया है, ये शेख हसीना को किया गया है। कब किया गया, 2019 में
किया गया है। और याद रखना दोस्तों एक बात और यहाँ पर जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं इनको बसाने के लिए एक योजना चलाई गई है, एक परियोजना चलाई है इनको बसाने के लिए। उस परियोजना का नाम क्या है? आश्रयन परियोजना। क्या नाम है? आश्रयन परियोजना। यानी इन बांग्लादेश की जो सरकार है इन्होंने इनको यहाँ पे बसाने के लिए एक परियोजना का निर्माण किया, एक परियोजना चलाई गई है जिसका नाम क्या है? आश्रयन परियोजना है। और ध्यान रखना जो यहाँ पर जो भाषान द्वीप है यहाँ पर लगभग कितने लोगों को बसाया जाएगा? यहाँ पे लगभग 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया जाएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है आपका यहाँ पर, 1 लाख लोगों को यानी 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? वो की गई है आश्रयन परियोजना स्टार्ट की गई है। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना जो थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया है? ये चुना गया है गीतांजलि राव को। और जो गीतांजलि राव है ये कहाँ रहती है? ये अमेरिका में रहती है, रहती अमेरिका में है लेकिन भारतीय मूल की है। कहाँ की है? भारतीय मूल की है लेकिन रहती कहाँ पर है? अमेरिका में। इसकी उम्र सिर्फ 15 वर्ष है। इसकी उम्र कितने वर्ष है? सिर्फ 15 साल की इसकी उम्र है। अब देखो इसकी 2 बातें याद रखना। नंबर 1, जो दूषित जल है, दूषित जल में लेड जिसको हम सीसा बोलते हैं, दूषित जल में लेड या सीसा पता लगाने के लिए इन्होंने एक डिवाइस का निर्माण किया जिसका नाम क्या है? टैथिस डिवाइस। क्या नाम है? टैथिस डिवाइस का निर्माण किया इन्होंने। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात देखो, पहली बात तो है इसके अंदर दूषित जल में लेड का पता लगाने के लिए यानी शीशे का पता लगाने के लिए एक डिवाइस का यूज किया, टैथिस डिवाइस। अब प्रश्न कैसे आएगा कि जो दूषित जल में लेड या शीशे में जो है पता लगाने के लिए लेड या शीशे का तो किसने यूज किया? ये किया है गीतांजलि राव ने। और कौन सी डिवाइस का यूज किया? टैथिस डिवाइस का यूज किया। जो अपना जो सेकंड है, एक बात और ध्यान रखना, दूसरे जो है एक इसने एप्स बनाई थी जिसका नाम है किंडले एप्स। इन्होंने एक ऐप्स का निर्माण किया जिसका नाम है किंडले ऐप। ये क्या काम करेगा? ये जो साइबर बुलिंग है, साइबर बुलिंग, ये साइबर बुलिंग को रोकेगा। साइबर बुलिंग को रोकेगा या हम बोल सकते हैं जो इंटरनेट पर अपराध होते हैं ये उसको रोकने के लिए ये क्या बना गया है? किंडले ऐप बना गया है। ठीक है, इसीलिए इसी को क्या है? टाइम की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया है। अब देखते हैं जो अब क्वेश्चन में है इसके अंदर देखो, पहला है इसके अंदर ऑप्शन ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? ग्रेटा थनबर्ग जो है ये स्वीडन की शेरनी है। क्या है ये? स्वीडन की शेरनी है। कौन? ग्रेटा थनबर्ग। और आपको पता होगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। ठीक है, एक और दिया गया है इसको गुलबेकियन अवार्ड। गुलबेकियन अवार्ड ये भी किसको दिया गया है? ग्रेटा थनबर्ग को ही दिया गया है। और ये है कौन? ये जो है स्वीडन की शेरनी है, ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। किसको देती है? पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। अब बात करते हैं हम लिसिपिरिया कंगुजम। लिसिपिरिया कंगुजम कौन है? भाई इसको भारत की ग्रेटा कहा जाता है। भारत की ग्रेटा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लिसिपिरिया कंगुजम को। और ये भी क्या देती है? ये पर्यावरण संरक्षण को ही बढ़ावा देती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? भारत की ग्रेटा कहा गया है। एक बात और ध्यान रख लेना, सादत रहमान ये नाम याद रख लेना। इसको क्या है? अंतरराष्ट्रीय चाइल्ड अवार्ड या चाइल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्ड अवार्ड से किसे नवाजा गया है? किसको दिया गया? सादत रहमान को दिया गया है। तो ये अपना था थर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हम फोर्थ लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। हाल ही में C-32HL-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक की इसरो को आपूर्ति की गई है। यह टैंक सहायक है
और ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में बिल्कुल टपकेगा। अब देखो, जो भारत का, याद रखना, जो भारत का क्रायोजेनिक ईंधन, भारत का क्रायोजेनिक इंजन को ले जाने के लिए कौन से टैंक का यूज होगा, या कौन सा टैंक जो है ले जा सकता है, C32HL2 ही ले जा सकता है। अब देखो, अब बात आती है जो इसका निर्माण है, जो C32HL2 है, C32HL2, इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण करता है, याद रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है इसका निर्माण करता है। कौन करता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अब चलो, अब बात करते हैं ये जो है इसके अंदर कितना ईंधन आ सकता है। इसके अंदर 5755 किलोग्राम ईंधन आ सकता है, ठीक है। और पेपर में शायद आपको लगभग में 5800 किलोग्राम भी मिल सकता है, और एक्यूरेट दिया हो बिल्कुल तो 5755 किलोग्राम को ही लगाया गया है कि C32HL2 में कितना जो है ईंधन आ सकता है, तो 5755 किलोग्राम ईंधन आ सकता है। अब बात क्या करते हैं हम, जो ये यूज किया गया है C32HL2 यूज किया गया है, इसमें क्या होगा। अब आपको एक बात याद होगी, जो चंद्रयान 2 है, क्या है, जो चंद्रयान 2 है। अब देखो, इस चंद्रयान 2 के अंदर प्रक्षेपण वाहन का किसका प्रयोग किया गया था? GSLV MK3 प्रक्षेपण वाहन का यूज किया गया था। और अब जो इसका यूज है किसमें करेंगे हम? अब जो इसका यूज है वो GSLV MK3 में यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो ये है ना, इसका जो पहला था, पहली अक्षमता क्या थी इसकी? 4 टन थी। क्या थी इसकी पहली अक्षमता? 4 टन थी। लेकिन अब इसकी अक्षमता बढ़कर क्या हो जाएगी? इसके कारण 6 टन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6 टन हो जाएगी। और याद रखना, आप देखो, जो क्रायोजेनिक है, प्रणोदक है, इसका मतलब क्या होता है? जो क्रायोजेनिक है, क्रायोजेनिक क्या होता है? क्रायोजेनिक होता है जो निम्न ताप पर या निम्न ताप पर, जो निम्न टेम्परेचर पर जो ईंधन प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक। अब देखो, प्रणोदक क्या होता है? प्रणोदक क्या होता है? मान लो ये क्या है, यहाँ पे एक यान है। इस यान में क्या है? एक रासायनिक मिश्रण यूज किया जाएगा। उस रासायनिक मिश्रण क्या काम करेगा? इस धरती से, ये धरती है, इस धरती से जो अंतरिक्ष या स्पेस है उसकी तरफ जो है ये धकेलेगा, और इस प्रणोदक के अंदर धकेलेगा। इसमें कौन से होते हैं? इसमें जो होता है, एक तो ईंधन का प्रयोग किया जाता है, एक ऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, ये ऑक्सीकारक क्या होता है? ईंधन का तो हमें पता है। ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है जो ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण का जो अक्षमता होती है, जो इसके आसपास के जो अन्य पदार्थ पड़े होते हैं ना, और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता इस ऑक्सीकारक के अंदर होती है, ठीक है। तो ये क्या है? नीचे से जो है रासायनिक होता है, और ये धरती से स्पेस की तरफ क्या है, आगे धकेल देना ही जो है ये यूज किया जाता है। अब देखो, इसके अंदर क्या करेंगे हम? अब इसके अंदर क्या हुआ, जो प्रक्षेपण यान है इसकी अक्षमता को या इसके भार को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि मैंने कहा था ना, पहले कितना था इसके अंदर भार? पहले तो 4 टन था, और बाद में कितना कर सकता है ये सहन? 6 टन सहन कर सकता है। अब एक बात और ध्यान देना, अब बात आ गई इसरो की। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, और इसके हेड कौन है? के सिवान कौन है? इसके हेड हैं इसरो। और इसरो का जो प्रक्षेपण है वो कहाँ पे किया जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाता है। ये कहाँ पे है? सतीश धवन, ये श्रीहरिकोटा में है। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है। और एक आपने नाम सुना होगा नासा का। ये कहाँ की है नासा? ये अमेरिका की है, ठीक है। ये कहाँ पे है? अमेरिका की है। और दोस्तों एक बात और याद रखना इसमें,
जो क्रायोजेनिक ईंधन है, क्या है, जो क्रायोजेनिक ईंधन है, इसमें दो चीज़ प्रयोग की जाती है ईंधन के रूप में, एक तो H2, एक O2, दो चीज़ यूज की जाएगी। और ये किस फॉर्म में होगी, ये लिक्विड फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में। और ये लिक्विड फॉर्म में कब होगी, जब जो H2 है, हाइड्रोजन है, इसका जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, -253 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का तापमान -183 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तभी ये किस में रह सकती है, लिक्विड फॉर्म में रह सकती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ईंधन के अंदर, क्रायोजेनिक ईंधन के अंदर हाइड्रोजन का जो तापमान होता है वो कितना होता है, वो होता है -253 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑक्सीजन का तापमान कितना होता है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड। देख रहे हो, माइनस का मतलब तो आप समझ ही सकते हो कितनी भयंकर ठंड होगी। हाथ डालते ही हाथ का तो सत्यानाश। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।